लेकिन मैं मनोज जोशी सर और शिजबा चावला मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मेरे साथ जुड़ी हुई हैं इस वक्त। मनोज जोशी सर, 823 जिस याचिका को लेकर कर्नाटक हाई कोर्ट में गई है, एक चीज यहां पर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार ने जो कानून के रूप में अस्तित्व आ गया है इसमें गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल का डेफिनेशन क्लियर नहीं है, और ये पूरी तरीके से डिफाइन ना होना शायद 823 के फेवर में हो सकता है। क्या ये संभावना बनती है? क्या ऐसा है? देखिए, 1967 से लेकर 2022 तक जितने भी कानून आए, या जितने भी कानून नहीं बल्कि ये कहिए कि कोर्ट में जो प्रोसीडिंग्स हुई, तो कोर्ट में इसके चाहे वो रमी हो, पोकर हो, चाहे आपका ड्रीम 11 पर टीम बनाना हो, इन सब को लेकर स्किल ऑफ गेम ऑफ स्किल इसको नाम दिया गया। चाहे वो हरियाणा एंड पंजाब कोर्ट हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो इसके अलावा तमिलनाडु हो, बॉम्बे हाई कोर्ट हो, इन सब ने जो है इसी की पैरवी की है। तो अब सवाल है कि अब आप ये क्या आनंद फानन में फैसला लिया गया बिना हम कोर्ट की अवमानना किए हुए, ये बात कहना चाहते हैं। एक सवाल तो देखिए बनता ही है, क्योंकि अब फैसला तो दिया ही जा चुका है उस बारे में। अब सवाल है कि जब ये बात हम अक्सर किया भी करते हैं कि जो अंपायरिंग का डिसीजन है उसमें कौन सा गेम ऑफ स्किल आता है, टॉस में कौन जीतेगा ये कौन सा गेम ऑफ स्किल है, और इसके अलावा कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है वो कौन सा गेम ऑफ स्किल है। तो ठीक है, कुछ चीज़ें गेम ऑफ स्किल है, कुछ गेम ऑफ चांस है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि इसके बीच में अंतर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चुनौतीपूर्ण काम है। अब उस पर क्या संज्ञान लेती है कोर्ट, माननीय कोर्ट, उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि ड्रीम 11 हो, चाहे माई 11 सर्कल हो, इनके माध्यम से जिस तरह से सट्टेबाजी की घटनाएं जो हैं वो कम हुई थी, क्योंकि इससे पहले जब ये सब कुछ अस्तित्व में नहीं थी या बिल्कुल, तो सट्टेबाजी बहुत भारी पैमाने पर हुआ करती थी। गोवा में चले जाएं आप, तो गोवा में गली गली में कैसीनो थे, लेकिन अब वो कैसीनो भी कम हो गए थे। लोग इस पर पैसा बहुत लिमिटेड, जिसे कहते हैं 1 रुपए से, जैसे हम उस दिन बात भी कर रहे थे आपके राजीव जी, 1 रुपए से आप, ठीक है, आप लत लगाते हैं 1 रुपए में, आप 50 रुपए उसके बदले में उनको मिलता भी है, लेकिन उसके बाद आप 49 रुपए, ऐसा नहीं है कि आपने 10,000 रुपए लगा दिए या आपने 50,000 रुपए लगा दिए, जैसे कि सट्टेबाजी में होता है। आपके घरों के घर का सामान तक बिक जाता है, लेकिन वो सब कुछ यहां ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इसको गेम ऑफ स्किल के साथ जोड़कर देखना चाहिए, और इसका महीन अंतर जो है वो बहुत कुछ मील का पत्थर साबित होगा जब 30 तारीख को इस बारे में क्या बातचीत आएगी, क्या दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष रखेंगे, सरकार अपना पक्ष रखेगी, सरकार जो है NIA जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उनका हवाला देगी और तथ्यों का हवाला देगी, और वही ये कहेंगे कि भाई हमने क्रिकेट के लिए, कबड्डी के लिए और साथ ही फुटबॉल के लिए, ISL के लिए हमने खूब पैसा लगाया, खेलों के विकास में हमने बहुत बड़ा योगदान दिया, सरकार को हमने टैक्स दिया। कोर्ट, माननीय कोर्ट हमारे पक्ष में अभी तक बोलता रहा है, गेम ऑफ स्किल का नाम देता रहा है। तो फिर हम पर सवालिया निशान क्यों, और क्यों हमारे 95% बिजनेस को आपने बिल्कुल खारिज कर दिया है, बिल्कुल हाशिए पर धकेल दिया है। पवन दुग्गल जी हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका, आप हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, और ये जानकारी और बेहतर तरीके से दर्शकों तक जाएगी। 823 नाम की कंपनी कर्नाटक हाई कोर्ट में गई है ऑनलाइन गेमिंग बिल को लेकर, उसके प्रावधानों को लेकर जो कुछ भी अभी चल रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स पवन जी ये कह रहे हैं कि दरअसल इस कानून में, मैं कानून कहूंगा माफी के साथ, क्योंकि राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं। बात यह है कि एक्सपर्ट का कहना है कि गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल को इसमें पूरी तरीके से साफ गोई से, उसमें क्लियर कट कुछ नहीं है, वो डिफाइन नहीं है। क्या 823 इस चीज का फायदा उठा सकती है, या इस कमी को देखते हुए कोर्ट का रुख कर गई है कि इसमें कुछ वो हासिल कर पाए? देखिए, क्योंकि मैटर अब सब जुडिस है तो उसके ऊपर हम चर्चा में नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अदालत डिसाइड करेगी। लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ मुख्य कानूनी बिंदु बहुत क्लियर है। पहला बिंदु कि ये कानून कहता है कि चाहे आप गेम ऑफ स्किल हो या चाहे गेम ऑफ चांस हो, अगर आप ऑनलाइन मनी गेम हो या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस हो, तब आप इस के दायरे के अंतर्गत प्रोहिबिटेड माने जाते हैं। और इस संदर्भ में अगर आप इस तरह का गेम भारतवर्ष में खिलाएंगे तो वो दंडनीय अपराध होगा, 3 साल की सजा होगी, 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। तो ये कहना कि कानून ने डिस्टिंग्विश नहीं किया गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कानून ने जब ऑनलाइन मनी गेम
या ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस की परिभाषा दी है, तो स्पष्ट कह दिया कि चाहे आप गेम ऑफ स्किल हो या चाहे गेम ऑफ चांस हो, हम चाहते हैं किस तरह की गेम भारतवर्ष में आए ही ना। तो ये कहना कि साहब गेम ऑफ स्किल जो है अब हमें आने की इजाजत दी जाए, वरना गेम ऑफ चांस को ना दी जाए। जब संसद ने अपना मन बना लिया और अपनी मंशा में कह दिया कि साहब गेम ऑफ स्किल होगा या गेम ऑफ चांस हो, मुझे इस तरह की कैटेगरी गेम भारतवर्ष में चाहिए, और अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा। इश्तिहार देंगे तब भी क्रिमिनल लायबिलिटी होगी, 2 साल की सजा होगी और 50 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो संभावित तौर पर मुझे लगता है अब तो अदालत के सामने मामला होगा, लेकिन क्योंकि सरकार ने इसके डेफिनेशनल क्लॉज में इसकी डेफिनेशन को इतना ज्यादा विस्तार रूप से आपने परिभाषित कर दिया है, तो क्योंकि उसकी मंशा संसद की उस डेफिनेशन से देखनी है और उसके उद्देश्यों से देखनी है, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से देखनी है, तो बहुत क्लैरिटी हो जाएगी कि संसद इस तरह की गेम को चाहती ही नहीं है, चाहे वो गेम ऑफ स्किल ही क्यों ना हो। तो अगर संसद की मंशा ये है तो फिर अदालत डिटरमाइन करेगी कि भाई क्या दलीलें हैं जो पिटिशनर दाखिल कर रहे हैं और उनके ऊपर क्या फैसला दिया जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में कानून बहुत क्लियर है, अगर अदालत या न्यायालय कुछ और ऑर्डर करता है तो फिर वो कानून बन जाएगा। पवन सर हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी भी हैं, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पवन जी नमस्कार। मैं आपसे मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आसपास की जो घटनाएं होती हैं, जो विदेशों में जो कुछ चल रहा है, क्या उसका भी संज्ञान लिया जाता है कोर्ट में? जैसे फॉर एग्जांपल यूएई को अगर आप देखें तो फैंटेसी स्पोर्ट्स को वहां गैम्बलिंग यानी गेम ऑफ चांस कहा गया है, और इसी तरह से यूके में भी कहा गया, और अगर आप यूरोप में देखें तो स्पेन से लेकर बेल्जियम, बुल्गारिया, एस्टोनिया और तमाम मुल्क, स्लोवाकिया, हंगरी, थाईलैंड, फिलीपींस, इन सब में जो है इसको गैम्बलिंग की श्रेणी में गिना गया है। स्किल गेम ऑफ चांस कहा गया है, स्किल का नाम नहीं दिया गया है। क्या इन घटनाओं का भी इस पर माननीय कोर्ट जो है संज्ञान लेता है? देखिए, कोर्ट पूरी प्रकार की परिस्थितियों को संज्ञान में लेता है, ग्लोबल देखता है, ग्लोबल क्या करते हैं, बट अल्टीमेटली जब कोर्ट निर्णय लेता है तो वो भारत के संविधान, भारत के कानूनी ढांचे को मद्देनजर रखते हुए देता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट शुरू से बहुत क्लियर रहा है, अगर कुछ चीज गेम ऑफ चांस है तो वो गैम्बलिंग है, गेम ऑफ स्किल है तो फिर आप गैम्बलिंग के दायरे से बाहर आ सकते हैं। लेकिन जब संसद ही कहती है कि जब आप ऑनलाइन मनी गेम खेलते हैं तब चाहे गेम ऑफ चांस हो या गेम ऑफ स्किल हो, वो स्वयं एक क्रिमिनल लायबिलिटी के अंतर्गत आ जाती है। तो मुझे लगता है कि इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि कोर्ट क्या बोलेगी। लेकिन सरकार ने, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टमैन ने काफी अच्छा काम किया है, क्योंकि बहुत विस्तार तरीके से उन्होंने इस ऑनलाइन मनी गेम की परिभाषा दी है। और मोर सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और संसद चाहती है कि जो इनोसेंट भारतवासी हैं, जो ब्लीड कर रहे हैं, जो इस ऑनलाइन मनी गेम्स के भंवर में फंस चुके हैं, उन्हें निजात दी जाए, उन्हें इफेक्टिव रेमेडी प्रदान की जाए। और उसके लिए अगर सुचारू रूप से क्रिमिनल लायबिलिटी लाने की आवश्यकता है तो ये कानून लेकर आया है। अब बाकी देखते हैं कि अदालत इसमें क्या फैसला देगी। पवन जी, मैं कुछ तर्कों पर जाना चाहूंगा। गेमिंग इंडस्ट्री ने तर्क रखे कि 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, उनका कहना है 20,000 करोड़ का टैक्स देते हैं, उनका कहना है कि 2020 में 36 करोड़ भारतीय गेमर्स थे, 2024 में वो 50 करोड़ हो गए, एक बड़ा तबका हो गया। लेकिन यहां पर जो विरोध में है, उनका कहना है कि सरकार का कहना है कि बच्चे आत्महत्या की तरफ बढ़ रहे थे, चोरी की तरफ बढ़ रहे थे, गलत तरीके से पैसा जा रहा था घर का। उनका कहना है कि शराब, सिगरेट ये भी चेतावनी के साथ आते हैं कि इनसे भी नुकसान होता है, लेकिन ये लगातार चलते रहते हैं, इन पर किसी तरीके की कोई बंदिश, पाबंदी नहीं होती, जबकि इनसे वही कैंसर होता है या दूसरी चीजें होती हैं, लोग दुनिया से जाते हैं। तो वो तुलना इसमें कह रहे थे कि ये किस तरीके की बराबरी है? पवन जी, देखिए, अगर कोई ऐसा गेम है जो भारतीय समाज को खोखला कर रहा है, भारतवासियों को एक लीच की तरह चिपट गया है और उन्हें बिल्कुल खोखला कर रहा है दीमक की तरह, तो कहीं ना कहीं दायित्व सरकार का बनता है कि वो भारतीय नागरिकों के संरक्षण के प्रति अपना काम करें जी। और इसके लिए भारतीय सरकार को संविधान का दिशा निर्देश मिलता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो अध्याय है भारतीय संविधान में, वो स्पष्ट तौर पर
सरकारों को हिदायत देता है कि वो ऐसे कदम उठाएं ताकि भारतवासियों को, भारतीय समाज को नकारात्मक रूप से प्रभाव ना हो सके और जो दुष्प्रभाव हम भारतीय समाज में देख रहे हैं उसमें कटौती की जा सके। यानी जो सरकार तो रोकने की संदर्भ में कोशिश अब कर रही है जी, कर्नाटक हाईकोर्ट का इंतजार करना होगा सर। जैसा आपने कहा सब जुडिस है, आपके जरिए हमारे दर्शकों ने समझा कि क्या दायरे हैं और किसमें और क्या बातें रखी जा सकती हैं। बहुत धन्यवाद मनोज सर आपका और पवन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में लोगों ने समझा होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है इस मुद्दे के पीछे। आगे बढ़ते हैं।